नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हम पिछले लेक्चर से सर्किट एनालिसिस चालू कर चुके हैं। सर्किट एनालिसिस में हमने शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व यानी कुंडली, शुद्ध संधारित्र यानी धारिता, उनका कॉम्बिनेशन यानी आरएल परिपथ, ये 4 परिपथ में आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि सब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल आर लगाते हैं, केवल एल लगाते हैं, केवल सी लगाते हैं या आरएल का इस्तेमाल करते हैं तो प्रतिबाधा क्या होती है, कलांतर कितना रहता है, धारा का मान कितना रहता है, ये सब इस बता चुके। इसी को कहते हैं सर्किट एनालिसिस, है ना। अब उसी क्रम में हमें आरसी सर्किट भी पढ़ना है, यानी प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में हो। फिर आरएलसी सर्किट भी पढ़ना है। इस तरह से सर्किट पढ़ के फिर आगे के कुछ और टॉपिक भी हैं, वो भी हमें पढ़ने, ठीक है। तो सब अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, यानी इस लेक्चर में स्टार्ट होगा आरसी सर्किट, यानी प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में नहीं भी कहूँ तो आप समझ जाना कि अपने 12th के सिलेबस में श्रेणी क्रम ही है, समांतर क्रम नहीं है, ठीक है सर। तो अब चलेगा सर्किट नंबर 5, है ना। 5वां सर्किट चलेगा आरसी सर्किट, ठीक है सर, यानी आर व सी श्रेणी क्रम में है। हमेशा की तरह पहले एक परिपथ बनाना पड़ेगा जिसमें आर और ये सी को हमने श्रेणी क्रम में दिखा दिया। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत सब एक जैसा पैटर्न नहीं रहेगा, है ना। आरोपित वोल्टता अपन ने फिक्स कर रखी है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये आर, ये सी, है ना। ये 5वां सर्किट है मित्रों, है ना। अब लैंग्वेज वही रहती है, लैंग्वेज में चेंज नहीं है। बस आपको तो प्रतिबाधा देखनी होती है, कलांतर देखना होता है, धारा देखनी होती है। इंडिविजुअल का बिहेवियर यानी अकेले आर, अकेले एल, अकेले सी का बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर कॉम्बिनेशन चलता है ना। तो आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा से प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर VC वह परिणामी वोल्टता VRC हो तो किरचॉफ के नियम से, है ना। तो परिणामी वोल्टता VRC हो तो किरचॉफ के नियम से V0 साइन ओमेगा टी, यानी समीकरण 1 को आप देख रहे हैं वो हमने फिक्स कर रखी है ना। मैं बार बार कह भी रहा हूं कि आरोपित वोल्टता हमने फिक्स कर रखी है, जो भी इम्पैक्ट आना होगा वो धारा में आएगा। यानी धारा जब हम निकालेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि आर सी के श्रेणी क्रम का परिपथ में क्या प्रभाव है, ठीक है सर। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जब हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं उस समय इंडिविजुअल बिहेवियर की वैल्यू नहीं होती, यानी अब इंडिविजुअल वीआर की कोई वैल्यू नहीं है, इंडिविजुअल सी की भी कोई वैल्यू नहीं है ना। अब तो दोनों पर परिणामी वोल्टता की वैल्यू है। तो अब सर्किट पर बात की जाती है परिणामी वोल्टता की, जैसे मैंने लिख दिया VRC। किरचॉफ का नियम कहता है कि सब विभव का पतन आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो टोटल विभव का पतन परिणामी में क्या बोला जाएगा, VRC बोला जाएगा। वह आरोपित वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। कॉम्बिनेशन में काम सिंपल रहता है। ये सब आपने ग्राफ बनाना है ना। अब ऐसा क्यों बनेगा वो अभी आपको सब पता पड़ जाएगा, है ना। एक्स अक्ष पर धारा फिक्स कर देते हैं अपन, ये वाई डैश और ये एक्स एक्सिस, ठीक है सर। इधर कोष्टक में लिख देता हूं। अब आपने एक एक कंपोनेंट को देखना होता है। आपने प्रतिरोध लगा रखा है,
प्रतिरोध का बिहेवियर इंडिविजुअल है ना। प्रतिरोध में वोल्टता सदैव धारा की दिशा में होती है। प्रतिरोध की नेचर है, वो वोल्टता को सदैव किसके साथ लाना चाहेगा, धारा के साथ। तो सब ये प्रतिरोध में वोल्टता VOR, OR का मतलब शिखर वेलर है ना, ये सब इसको सदिश रूप में दर्शा दिए। प्रतिरोध में वोल्टता देख लीजिए आप, धारा की दिशा में है। क्लियर। अब दूसरा आपने कंपोनेंट कौन सा लगा रखा है, दूसरा कंपोनेंट आपने संधारित्र लगा रखा है। संधारित्र का इंडिविजुअल बिहेवियर है कि उसमें वोल्टता धारा से 90 पीछे रहती है। ठीक है, तो धारा ये रही एक्स अक्ष के अनुदिश, उससे 90 डिग्री पीछे, ये देखो 90 डिग्री पीछे संधारित्र में वोल्टता। ग्राफ शिखर मान के लिए होगा सब, है ना, क्योंकि शिखर मान ही नियत मान है। ये संधारित्र में वोल्टता देख लो, धारा से 90 पीछे, यानी संधारित्र धारा को 90 आगे ले जाता है, वोल्टता को पीछे धक्का दे देता है। ये इंडिविजुअल बिहेवियर में हम पढ़ चुके हैं ना। अब आप इस्तेमाल करें समांतर चतुर्भुज के नियम का परिणामी निकालने के लिए। तो सब ये समांतर चतुर्भुज का नियम, ये समांतर चतुर्भुज बजा दिया। इन दोनों का परिणामी आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा। तो सब इन दोनों का परिणामी ये आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा, परिणामी क्या होगा सब, शिखर मान RC पर, है ना। RC सर्किट, तो RC के शिखर मान से मतलब है आपको, न VR से मतलब है न VR से। अब आप देखो, खुद देखिए, आपने संधारित्र जोड़ दिया तो धारा आगे निकल गई, क्योंकि संधारित्र की नेचर है, संधारित्र धारा को आगे रखेगा, वोल्टता को पीछे पटक देगा। देख लो आप, परिणामी वोल्टता VORC है ना, अलग पेन से दिखा देता हूं। परिणामी वोल्टता VORC धारा I0 से पीछे है ना। अब इसने वोल्टता को आगे नहीं जाने दिया, बल्कि वोल्टता को पीछे। तो सब इंडिविजुअल नेचर से भी काम चलेगा। ठीक है, आपका जो ग्राफ बना है वो वेक्टर है, सदिश है। तो सब समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से, है ना, समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी VORC इज इक्वल टू VOR प्लस VOC, है ना। अब क्योंकि आप साफ देख पा रहे हैं VOR और VOC परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री पर, ये VOR रहा, ये VOC। जब सदिश परस्पर लंबवत हों तो उनका परिणामी प्रत्येक के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। तो सब परिणामी वोल्टता VORC जो लंबवत हैं उनके वर्ग के योग, सॉरी वेक्टर नहीं लगाना, उस पर परिणामी निकाल रहे ना, तो परिणामी में वेक्टर का सिंबल काम नहीं आएगा। ये सब परिणामी हो गया। अब आपको VOR का वैल्यू रखना है और VOC का, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। अब आप सबके कारण उत्पन्न धारा के मार्ग में अवरोध जानते ही हैं, यानी VORC, है ना। अब आप लिखेंगे VOR का स्क्वायर, तो V बराबर IR, है ना। यहाँ पर शिखर मान की बात हो रही है तो धारा भी शिखर धारा लिखी जाएगी, ये VOR का स्क्वायर। ठीक है सर। VOC, अब संधारित्र के कारण प्रतिरोध को हम धारितीय प्रतिघात XC बोलते हैं, ओम के नियम से I0 XC स्क्वायर। ये सब परिणामी वोल्टता निकाल दी। I0 स्क्वायर कॉमन आ रहा है रूट के अंदर, बाहर निकालेंगे तो ये
I0 के रूप में दिखेगा। अब रूट में रह जाएगा R² प्लस XC²। ठीक है सर, I0 से इधर डिवाइड कर दीजिए, ये I0 क्लियर। अब इधर आपके पास बचता है R² प्लस XC²। ठीक है सर, क्योंकि जब मैं सर्किट एनालिसिस स्टार्ट कर रहा था तो मैंने सर्किट एनालिसिस स्टार्ट करते समय आपसे बोल दिया था कि केवल R लगे तो प्रतिरोध बोलो, केवल कुंडली लगे तो प्रेरणिक प्रतिघात XL बोलो, केवल संधारित्र लगे तो प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात XC बोलो। लेकिन R के साथ कोई अपर L आता है या C आता है तो आपको प्रतिरोध को प्रतिबाधा बोलना पड़ेगा, है ना। तो सब शिखर वोल्टा RC सर्किट में अपॉन धारा प्रतिरोध है, लेकिन दोनों की उपस्थिति में तो इसे प्रतिबाधा कहा जाएगा। तो सब अतः है RC परिपथ की प्रतिबाधा, है ना, ये RC परिपथ की प्रतिबाधा VORC अपॉन I0, इसको अपन बोलेंगे Z। कितना है सब, R² प्लस XC²। R² XC² को अपन लिख सकते हैं 1/ω_c का होल स्क्वायर। तो सब आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान क्या रखना है इसमें, मैं आपको बहुत सिंपल सा बता दूं सर। RC लंबवत है, RL लंबवत है। आप गणित का थोड़ा भी ज्ञान रखते हो तो जब सदिश लंबवत होंगे तो परिणामी वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर तो कोई ऐसा विशेष नहीं है कि आपको इसको जानने में तकलीफ हो, ना सर। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो सब ये अपन ने निकाल दी RC परिपथ की प्रतिबाधा। अब आपको चाहिए कलांतर, है ना। तो सब ग्राफ से ही आप निकाल दोगे, ग्राफ से परिणामी वोल्टता। अब परिणामी वोल्टता कौन सी बोली जाएगी, VORC, है ना, ये रही। वह धारा के मध्य कलांतर, धारा के मध्य कलांतर। ठीक है साहब। तो अब यहां पर सबसे मैंने देखो सिंगल में फिर भी थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, डबल में दिक्कत नहीं, क्योंकि सब आपको दिख रहा है ना। अब आप देख रहे हो फाई कला पीछे है वोल्टा, है ना। कलांतर यहीं से दिख जाएगा। कलांतर किसमें कैलकुलेट कर दो, 10 में, 10 फाई। 10 फाई का मतलब लंब बटा आधार। ये लंब है, लंब कौन है, VOC, और आधार कौन है, VOR। तो ये लिख दोगे सब VOC अपॉन VOR। VOC का मान आप जानते हैं I0 XC और VOR का मान I0 R। I0 से I0 कट गया सब, यानी सीधा सीधा 10 फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। XC को चाहो आप तो 1/ω_c लिखो, वो हम जानते हैं। ठीक है सर। यानी अब वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर फाई बराबर 10 इनवर्स, या तो हम लिख देंगे XC अपॉन R या 10 इनवर्स 1/ω_c अपॉन R। चाहो तो ω_c को नीचे ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं 1/ω_CR भी लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख नहीं रहा हूं, वो एक अलग बात है ना साहब। ये सब दोनों के मध्य कला कोण का अंतर यानी कलांतर। ठीक है सर। डबल ट्रिपल यानी R के साथ L जोड़ने पर, R के साथ C जोड़ने पर, R के साथ L व C जोड़ने पर, है ना, हमें बस ये दो चाहिए कि सब R और C होंगे तो धारा के मार्ग में अवरोध कितना होगा, और R व C होंगे तो कलांतर कितना होगा। तो ये दोनों चीजें निकल जाती हैं। और मैं बार बार जैसा कह रहा हूं कि C होने से धारा आगे चली गई, वोल्टता पिछड़ गई।
तो कहने का मतलब एल और सी दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। एल वोल्टा को आगे लेके जाता है और सी वोल्टा को पीछे पटकता है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों का वेव। तो सब ये हमें पता है इससे ही कि अब धारा आगे रहेगी जैसा दिख भी रहा है और वोल्टा पीछे रहेगी, तो धारा डायरेक्ट लिख दो तथा धारा, तो धारा को आप डायरेक्ट लिख दो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये आपको दिख ही रहा है कि धारा आगे और कितनी आगे वो आपको दर्शा ही रखा है और होनी है, क्योंकि सी है तो धारा को आगे ही लेके जाएगा। लेकिन अब कलांतर 90 डिग्री नहीं हो सकता। अब कलांतर 90 डिग्री कैसे होगा? क्योंकि प्रतिरोध मौजूद है, प्रतिरोध चाहता है वोल्टा धारा के साथ चले, जबकि संधारित्र चाहता है कि धारा आगे चले, वोल्टा पीछे रह जाए, है ना? तो सब संधारित्र धारा को आगे ले जाता है, वोल्टा को पीछे पटक देता है। अगर अकेला संधारित्र होता तो दोनों के बीच में कलांतर 90 डिग्री होता, जैसा अपन इंडिविजुअल में बता चुके हैं, ठीक है साहब। केवल आर होता तो कलांतर 0 होता, क्योंकि केवल आर तो चाहता है वोल्टा और धारा साथ ही चलेंगे, है? लेकिन दोनों हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी एक हाथ से समझा के कि साहब ये परिणामी है ना, और ये मान लीजिए धारा है, तो प्रतिरोध तो दोनों को साथ ले जा रहा है। अब संधारित्र तो वोल्टा को पीछे धकेलेगा, तो ये सब जो परिणामी है, परिणामी को आप पेन से समझ लीजिए, पेन VORC को दर्शाया, तो ये बीच में रह जाएगा कहीं। अगर C ज्यादा प्रभावशाली है तो ये परिणामी धारा से 90 आगे निकल जाएगा। C का प्रभाव बढ़ाओगे तो कलांतर बढ़ जाएगा, क्योंकि कलांतर जैसे C बढ़ाओगे तो कलांतर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि C तो यही चाहेगा कि भाई धारा आगे रहे, वोल्टा पीछे धके। अगर केवल R रखोगे तो स्वाभाविक है कलांतर घट जाएगा, क्योंकि केवल R तो चाहता है परिणामी वोल्टा किसके साथ चले, धारा के साथ। तो सब ये जो अपन ने इंडिविजुअल पढ़े थे, वापिस आप उनको देखना, केवल R को देखना, केवल L को देखना, केवल C को देखना, वहां से ही हम या उन बिहेवियर के बिहाफ पर ही ये कॉम्बिनेशन को करते हैं, और हमारी समझ भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो अब कलांतर देखो, ये कलांतर लिख रखा 5, ये रहा। आप देख लो कलांतर ना 0 हो सकता ना 90 हो सकता। 0 90 तभी हो सकता है जब दोनों में से एक हटा दें, है ना? जैसे आप C हटा दो तो कलांतर 0 हो जाएगा, क्योंकि केवल R ही रह जाएगा। आप R हटा दो तो कलांतर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फिर केवल C ही रह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनमें वो एक एक को हटा के देख लो, आपको इंडिविजुअल बिहेवियर सामने, एक बार C को 0 करके देख लो, क्लियर, और एक बार आप R को 0 करके देख लो। आप दोनों को 0 करके देखोगे तो इंडिविजुअल का बिहेवियर आ जाएगा, अकेले का बिहेवियर आ जाएगा सब में। यहां भी करके देख लो, यहां भी करके देख लो, है ना? तो कॉम्बिनेशन में एक एक बार 0 करके भी देखना चाहिए कि साहब मैंने R हटा दिया, R हटा दिया तो R को 0 रख दो, यहां भी 0 रख दो, वहां भी 0 रख दो, खत्म करो। अपने आप देखो Z बराबर XC आ जाएगा, यानी 1/ωc आ जाएगा। जैसे R हटाओगे, जैसे ही R बराबर 0 करोगे, फाई अनंत यानी 90 डिग्री कलांतर आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम डबल में सिंगल को देख सकते हैं, एक को 0 करके। तो ये सब RC सर्किट का कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस है। फिर वही इनके ग्राफ बनने, है ना? वही ग्राफ में 3 ग्राफ, एक ज्यावक्रीय ग्राफ बनता है, एक वोल्टा व धारा के मध्य जो बनाते तो सर्किल में, मैं बिना सर्किल के बना रहा हूं, और एक ग्राफ जो अलग से होता है, वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है कौन कौन सी सिचुएशन है। तो सब अब इनका ग्राफ बनाते हैं ना। तो सबसे पहले ज्यावक्रीय ग्राफ में 3 ग्राफ, पहला ग्राफ ज्यावक्रीय, ठीक है, साइनोसोडल ज्यावक्रीय ग्राफ, है ना?
या जावक्रीय निरूपण, जैसा भी लिखना चाहो। देखो लिखने से मतलब नहीं है, अपने दिमाग में क्या चल रहा है मतलब उस चीज से है, आपके दिमाग में क्या चलता है आप उस पर कंसंट्रेट रहो। इस ग्राफ में सब मैंने आपको बता रखा है कि थोरोली हमने v को फिक्स कर रखा है। v को जब हमने फिक्स कर रखा है तो हमारा ग्राफ का एक पार्ट तो बिल्कुल फिक्स हो जाता है v वाला, ये t v वर्सेज i के बीच में ये 0 है ना। टाइम के आप पार्ट कर लीजिए, t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये कैपिटल T। वोल्टा का शिखर ऊंचा लेना होता है तो ये वोल्टा के शिखर को अपन ने प्लस V0 और माइनस V0। वोल्टा का ग्राफ इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये एक बाउंड्री उसकी खींच दी है ना। वोल्टा का ग्राफ फिक्स है तो उसको हाथ के हाथ में बना देता हूं, है ना। ये हमारे शुरुआत में फिक्स कर लेने भर से सारा काम सही हो जाता है। ये सब v हम बदल ही नहीं रहे, v बार बार ही क्या लिख रहे हैं, v बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो सब ये v बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये ग्राफ हमने फिक्स कर ही रखा है। अब की बार RC सर्किट है, मतलब धारा आगे है। तो मैंने आपसे कह रखा था धारा आगे है तो ऊपर से स्टार्ट करना, पीछे है तो नीचे से स्टार्ट करना। तो ये धारा का शिखर ये प्लस I0 और ये माइनस I0। अब आपको ध्यान रखना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि फाई कलांतर है, कलांतर 90 नहीं है। 90 होता तो धारा 90 आगे तो I0 से स्टार्ट करो, पर 90 तो आगे नहीं है, फाई है जो 90 और 0 के बीच में होगा। तो अब की बार आप कलांतर 90 नहीं कह सकते, 90 से कम रखना पड़ेगा। तो एक कोई अंतराल डिसाइड कर लो। जैसे ये देखो, ये एक अंतर मैंने डिसाइड कर लिया। अब यही अंतर शिखर में रहना चाहिए, यही अंतर थोरोली रहना चाहिए। मतलब ये देखो एंड तक यही अंतर, मैंने एक अंतर बना लिया। इस अंतर को अपन क्या कहेंगे, अपन इस अंतर को फाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है साहब। अब देखो यहाँ सब जगह शिखर में भी धारा फाई आगे चल रही है, ये देखो यहाँ भी फाई आगे चल रही है और अंत भी उसका फाई पहले हो गया। तो देखो शिखर के बीच का अंतराल भी कितना है, फाई का है। यहाँ भी अंतराल, इधर भी देखो शिखर और शिखर के बीच का अंतराल फाई, अंत तक अंतराल फाई है। तो ये रिप्रेजेंट करता है सब I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि धारा फाई कलांतर आगे है। 90 आगे हो तो I0 से स्टार्ट करो, 90 नहीं है तो फिर कोई अंतर अज्यूम कर लो। जैसे मैंने ये अंतर लिया ना थोड़ा सा, अब ये ना तो 90 डिग्री को दिखा रहा है ना 0 डिग्री, है ना। तो सब आप इन सब ग्राफ को कलेक्टिव फॉर्म में जैसे बना के आप पीपीटी आएगी उसमें बने बनाए हैं इससे आप, तो इनको कंपैरिजन करो एक साथ रख के, आपको सब पता पड़ जाएगा कि क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि v हमने थोरोली फिक्स कर रखा है तो v का ग्राफ भी तो फिक्स है ना। तो सब एक ग्राफ तो ये बनना है, दूसरा ग्राफ बनना है वोल्टा व धारा के लिए, है ना। तो वोल्टा व धारा के मध्य, धारा के मध्य, ठीक है साहब। वोल्टा व धारा के मध्य ग्राफ, ये थोड़ा सा मतलब जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जैसे ग्राफ में दम तो है खैर, क्योंकि सिचुएशन तो सारी दिखा रहा है ना ग्राफ। तो ये देखो सब, मैं आपको फिर बना के दिखाता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस ग्राफ का मोटिव हम जानते हैं, ये ग्राफ अपने को वाई अक्ष पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देने का काम करेगा, ठीक है साहब। तो सबसे पहले धारा को रिप्रेजेंट करें इस ग्राफ में, है ना। धारा को रिप्रेजेंट कर दिया साहब आपने, ये सब धारा को रिप्रेजेंट कर दिया भाई, इसी के बाद सारा काम अपने आप हो जाता है।
तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट वर्क है, मतलब थोड़ा सा हमें दिमाग लगा के काम करना होता है। I0 अब RC सर्किट है, तो R में वोल्टता VOR, VOR किसके साथ जाएगी सदैव? धारा के साथ। ये सब VOR ऑलवेज बी विद करंट, ये लो सब, है ना। अब दूसरा कौन है? संधारित्र है। संधारित्र में वोल्टता धारा से 90 कला पीछे है, तो इससे 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। अब देखो अनुमान से ठोकते हैं अपन, ये सब देख लो आप, 90 डिग्री पीछे हो गया। कौन? VOC, मतलब धारा 90 आगे चलेगी ऑटोमेटिक। अब इनका परिणामी निकालें, क्योंकि अपने को मतलब किससे? अपने को मतलब है परिणामी वोल्टता से। जब इंडिविजुअल नहीं हो ना, तो आपको परिणामी वोल्टता से मतलब, परिणामी वोल्टता आप समांतर चतुर्भुज के नियम से निकाल दें। अब ये सब क्या है कि आपके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट हैं, पैमाना, पेंसिल वगैरह, तो बहुत अच्छा दिखेगा। ये देखो, ये समांतर चतुर्भुज से परिणामी वोल्टता क्या है? VORC, है ना। अगर आप बहुत ढंग से देखें तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, मैं अलग रंग से दिखा रहा हूं, हर कलर का यूज करके आपको बता रहा हूं। ये देखो साहब, ये धारा फाई कला आगे है, ये परिणामी वोल्टता, और ये धारा कौन आगे आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। वाई अक्ष पर आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाएगी। ग्राफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो अब आपको समझने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तीसरा ग्राफ बनेगा सब एक्सी व आर के लिए, है ना। तो सब ग्राफ नंबर 3 एक्सी व आर के मध्य, ठीक है। तो ये सब इधर ही बनाता हूं, है ना, इधर स्पेस मिल रही है अपने को पर्याप्त। एक्स अक्ष सदैव ऑक्यूपाई कर लो आप, किसके लिए? आर के लिए। तो आर तो एक्स अक्ष की दिशा में दिखा दें या एक्स अक्ष के अनुदिश दिखा दें। ये सब इतना, ये हमने आर को दे दिया, वेक्टर शेप है सब, है ना, क्लियर। और ये इतना सब आपने एक्सी का मैग्नीट्यूड मान लिया, है ना। वेक्टर प्रेजेंटेशन कर सकते हो खुल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, एक चीज आपने देखी होगी, इधर भी देखो आप, मैं आपको इधर भी दिखाता हूं। ये ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में चल जाता है ना। अभी जैसे आप कहोगे कि धारा पीछे तो वोल्टता पीछे तो माइनस आना चाहिए, माइनस है, माइनस दिख नहीं रहा है, क्योंकि ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। तो फाई नेगेटिव है पर दिखता नहीं है। वो दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ग्राफ को 4th क्वाड्रेंट में प्लॉट कर ही दिया ना। तो ग्राफ जब 4th क्वाड्रेंट में आ गया तो उसी समझना चाहिए, 1st क्वाड्रेंट वाला ग्राफ और 4th क्वाड्रेंट वाला तो एक दूसरे का, वो प्लस है तो ये माइनस ही होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जैसे मैंने 4th क्वाड्रेंट में ले जा रहा हूं इसको, तो यहां समझ जाओ कि धारा आगे मतलब वोल्टता पीछे है। समांतर चतुर्भुज के नियम से इसका परिणामी निकाल दो। ये सब अब आर और सी या आर और एक्स सी का परिणामी क्या होगा? जेड, है ना। ये जेड होगा, कितना होगा? सामने दिख रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। कलांतर चाहो तो कलांतर यहीं से भी निकाल सकते हो आप, फाई को देख लो आप, मैं यहां निकाल देख रहा हूं, है ना। 10 फाई इज इक्वल टू लंब बटा आधा, तो लंब कितना है? एक्सी अपॉन आर, यानी 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, यानी फाई बराबर 10 इनवर्स एक्सी अपॉन आर इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। मैंने आपसे कहा था ऐसे लिख सकते हो आप, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले वाले में तो मैंने देखो ऐसे रख रखा है ना, पहले वाले में मैं नीचे नहीं ले गया यहाँ पे, है ना, लेकिन वहां पे मैं नीचे ले जाके दिखा रहा हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सब ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया आरसी सर्किट का, है ना।
तो कॉम्बिनेशन के भी अपन ने 2 सर्किट कंप्लीट कर लिए, आरएल और आरसी, ठीक है साहब। अब ट्रिपल लगेगा, एलसी रोकेंगे भाई। कॉम्बिनेशन में आपको होगी एलसी सर्किट भी। एलसी सर्किट एक स्पेशल सर्किट है, उसको स्पेशल तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सब ये तो आरसी है ना, एलसी रोक दिया गया, मतलब सर्किट नंबर 6 को रोक दिया एक तरह से। सर्किट नंबर 7 पहले करेंगे, मतलब आरएलसी पहले करेंगे, है ना। तो सब अब अपन ये विश्लेषण कंप्लीट समझ में आ गया आपके आरएल की तरह ही है। अब अपने को करना है आरएलसी। अब इसमें आरएलसी में कोई एलसीआर बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीएलआर बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आरएलसी बोल दे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं आरएलसी बोल रहा हूं, अब आप बुक में देखो एलसीआर हो, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, श्रेणी क्रम में ही है ना। तो सब हमारे क्रम के हिसाब से अब चलेगा सर्किट 6। सर्किट 6 में आरएलसी सर्किट है ना, यानी अब आरएलसी तीनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। मैंने आपको दोबारा याद दिला देना है कि कोई एलसीआर लिख दे, कोई सीएलआर लिख दे, कोई आरएलसी लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तीनों श्रेणी क्रम में लग रहे हैं ना, ये सब तीनों श्रेणी क्रम में, आर, ये एल और ये सी है ना। सेम वही आरोपित वोल्टता है ना, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है ना। आरोपित वोल्टता फिक्स है अपनी जगह पर, ठीक है। वर्ड भी फिक्स है, जो अपन बोलते हैं वो भी फिक्स है। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी का के कारण प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा से किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता VR, कुंडली के सिरों पर वोल्टता VL व संधारित्र की प्लेटों के मध्य वोल्टता VC, किंतु परिणामी वोल्टता VRLC, क्योंकि इस समय इंडिविजुअल से कोई लेना देना थोड़ी हमें, परिणामी वोल्टता VRLC हो तो है ना, VRLC किरचॉफ के नियम से V0 साइन ओमेगा टी। तो मैं आपको बार बार याद दिलाता आ रहा हूं, समीकरण एक फिक्स रहती है, लैंग्वेज फिक्स होती है ना। जब डबल ट्रिपल हो जाता है तो डबल ट्रिपल के समय इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि डबल ट्रिपल के समय सिंगल की बात नहीं करना चाहिए, उस समय परिणामी वोल्टता की ही बात करना चाहिए, उस समय VRLC की बात, क्योंकि किरचॉफ का नियम कहता है कि विभव का कुल पतन विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो कुल पतन तो तीनों पे हुआ ना, तो तीनों का परिणाम में लिख दे VRLC। अब आपको Z निकालना है ना, तो अब आप इधर दिखाए तो ना, ये देखो आप, अब आपको सदिश ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये सब ग्राफ अब तीनों कंपोनेंट हैं है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस है ना, क्लियर। एक्स एक्सिस पर आपको सबसे पहले करंट लिख देनी है, क्योंकि उसी से सब आपको सारा अनुमान बैठेगा है ना, क्लियर। तो आपने सबसे पहले करंट लिख दी। अब प्रतिरोध, प्रतिरोध में वोल्टता सदैव धारा के साथ रहेगी, ये लो सब इतना इसका आयाम मान लेते हैं। और प्रतिरोध में वोल्टता शिखर मानों का एक ग्राफ खींचता है, इसने शिखर। प्रतिरोध में वोल्टता धारा के साथ है। अब आता है कुंडली, कुंडली में वोल्टता धारा से 90 कला आगे है, ये देखो साहब 90 कला आगे, VOL, ठीक है साहब। तो 90 का अंतर है। संधारित्र, संधारित्र में वोल्टता 90 कला पीछे, धारा से 90 कला पीछे देखो। ये सब सदिश प्रेजेंटेशन है, ये सब वेक्टर प्रेजेंटेशन है, दिख गया सब आपको। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर VOL ग्रेटर देन लिया है VOC। आप इसे पार्शियलिटी न माने भाई, दो सदिश जब विपरीत दिशा में हैं है ना, जैसे VOL और VOC अपोजिट डायरेक्शन में है। एक मिनट, थोड़ा सा वो टेढ़ा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना,
तो इसको थोड़ा सा सीधा बना दो, है ना। तो सब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर आपको स्वाभाविक रूप से ये तो डिसाइड करना ही होगा, है ना, कि दोनों, क्योंकि दोनों विपरीत सदिश है तो पहले ये दोनों ही हल होंगे। तो जब विपरीत सदिश हो तो ये डिसाइड करना जरूरी है। अब मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप VOL ग्रेटर देन VOC ही लें, मैंने ले लिया, अब एक तो निर्णय लेना पड़ेगा। मैं खुद जानता भी हूं कि मैंने L का प्रभाव बढ़ा दिया तो वोल्टा आगे निकलेगी, क्योंकि L हमेशा वही करेगा, वोल्टा को आगे ले जाए। तो अपना काम उसका सफल बना दिया मैंने, क्योंकि मैंने VOL ग्रेटर देन VOC लिख दिया। समझ में आ गई बात। अगर आप उल्टा कर लेते तो आपका ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में चल जाएगा, क्योंकि आप कर लेंगे VOC ग्रेटर देन VOL, 4th क्वाड्रेंट में चल जाएगा तो वोल्टा पीछे हो जाएगी और धारा आगे हो जाएगी। तो अगर कहने का मतलब तीनों में L का प्रभाव बढ़ जाता है तो वोल्टा आगे चली जाएगी, जैसे मेरे में जाएगी, है ना। अगर आप बनाएं, आप C का प्रभाव बढ़ा दें, है ना, तो आप जब C का प्रभाव बढ़ा देंगे तो C का प्रभाव बढ़ाने से फिर वोल्टा पीछे रह जाएगी, मतलब धारा आगे चली जाएगी। तो एक निर्णय तो आपको करना ही पड़ेगा। इससे ये तो आपको ग्राफ बनाने से पहले डिसाइड करना है कि आप किससे ज्यादा ले रहे हैं। अब इन दो वेक्टर को सोल्व कीजिए, अपोजिट वेक्टर है। अपोजिट वेक्टर तो VOL बड़ा है VOC से, तो VOL में से VOC घटा दें, यानी इतनी लेंथ घटा दें, ये घटा दें साहब। अब ये दोनों का परिणामी आ गया VOL माइनस VOC। ये सब दो वेक्टर तो यहीं के यहीं हाथों हाथ सोल्व हो गए, है ना। कौन कौन से सोल्व हो गए? VOL और VOC। आप देखो इतनी लेंथ मैंने घटा दी, तो साहब इन दोनों का परिणामी ऊपर की तरफ आया, यानी वोल्टा आगे ही रहेगी। अब VOL और VOC यानी परिणामी, दोनों में परिणामी वोल्टा और प्रतिरोध में वोल्टा, इनका परिणामी आप किससे निकाल दें? समांतर चतुर्भुज के नियम से। ये सब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजर रहा है, वो परिणामी वोल्टा को दर्शाएगा। परिणामी वोल्टा इस समय कौन है? VOR से। देखो आप खुद देख लो, परिणामी वोल्टा धारा से आगे हो गई ना। क्यों हो गई? क्योंकि VOL ग्रेटर देन है VOC से, है ना। अगर मैं आपको फिर याद दिला दूं, अगर आप VOC ग्रेटर ले लेंगे तो ये ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में चल जाएगा, और ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में चल जाएगा तो वोल्टा पीछे हो जाएगी, मतलब धारा आगे हो जाएगी, है ना। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, है ना। पर एक तो आपको इसमें डिसाइड करना ही पड़ेगा, डिसाइड नहीं करोगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है साहब। अब अपन सॉल्यूशन कर देते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से, है ना साहब। समांतर चतुर्भुज के नियम जैसा करते आ रहे हैं वही, है ना। कर दो सब। समांतर चतुर्भुज के नियम से VORLC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन कौन है? VOR प्लस VOL माइनस VOC। देख लो आप, है ना। ये देखो वर्टिकल, यानी ये दोनों सदिश विपरीत है तो इनका परिणामी ये रहा। अब परपेंडिकुलर कौन कौन है? क्योंकि परपेंडिकुलर है VOR, परपेंडिकुलर सॉरी ये VOL माइनस VOC, ये परपेंडिकुलर है। अब थोड़ा सा तो देखो साहब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन है ना साहब, उस हिसाब से अपना परिणामी निकलेगा। तो साहब परिणामी दो सदिश लंबवत हैं, तो परिणामी VORLC बराबर रूट VOR का स्क्वायर प्लस VOL माइनस VOC का स्क्वायर। यहां पे बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल VOL पर स्क्वायर नहीं लगाना, नहीं आपको इंडिविजुअल VOC पे स्क्वायर लगाना है, वो लग ही नहीं सकता, क्योंकि R परिणामी के परपेंडिकुलर है। परिणामी ये रहा,
है ना, और VOR ये रहा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसमें होल स्क्वायर लगेगा। अब वोल्टाओं के मान रख दीजिए, है ना, ये सब VORLC वोल्टाओं के मान रखें तो VOR यानी I0R ओम के नियम से, ठीक है सर, VOL I0XL, VOC I0XC का होल स्क्वायर, ठीक है सर। I0 देखो वही हमेशा जो रखते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है ना, VORLC I0 स्क्वायर कॉमन आता है, ब्रैकेट से बाहर पटकेंगे तो I0 दिखेगा, या नहीं R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी VORLC अपॉन I0 इज इक्वल टू, ये I0 से इधर डिवाइड कर दिया अपन ने, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये आपको बताया जा चुका है परिपथ चालू करने से पहले कि प्रतिरोध के साथ कुंडली लग रही हो या संधारित्र लग रहा हो या दोनों का संयोजन लग रहा हो तो वोल्टा व धारा के अनुपात को प्रतिबाधा कहते हैं, या यूं कहते हैं धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। तो RLC परिपथ की प्रतिबाधा, इसलिए RLC परिपथ की प्रतिबाधा, ये प्रतिबाधा साहब बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा, है ना साहब। तो न्यूमेरिकल की वजह से ये देखो, ये Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, चाहो तो XL XC के मान रख दो, यानी आप ये भी लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस XL बराबर लिखोगे आप ओमेगा L और XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर, यानी आप Z बराबर देखें तो ये Z बराबर यानी प्रतिबाधा RLC परिपथ की ये है ना। मैं आपको पुनः याद दिलाता हूं कि अगर RL को जानना चाहते हो आप तो इसमें से XC हटा दो, सारी चीजें RL की आ जाएंगी, XC हटाते RL सर्किट की प्रतिबाधा आ जाएगी। XC को जीरो कर दो आप, जब XC को जीरो कर दोगे, सॉरी जब XL को जीरो कर दोगे, कर दो आप XL बराबर जीरो, तो प्रतिबाधा RC सर्किट की आ जाएगी। तो कहने का मतलब जो RLC सर्किट है, ये RLC सर्किट एक तरह से यूं कह दें कि मूल सर्किट है, इसमें से दो को जीरो कर दो, चलो आप जैसे L और R को जीरो कर दो तो इंडिविजुअल संधारित्र का बिहेवियर आ जाएगा, R और XC को जीरो कर दो तो इंडिविजुअल L का बिहेवियर आ जाएगा, XL और XC को जीरो कर दो तो इंडिविजुअल R का बिहेवियर आ जाएगा। तो इसमें से क्योंकि इसमें तीन लग रहे हैं, C को जीरो कर दोगे तो RL सर्किट जो पड़ा है वो सारा वैसा का वैसा आ जाएगा, L को जीरो कर दोगे तो RC सर्किट में जो पड़ा है वैसा का वैसा सब आ जाएगा टोटल, और अगर दो दो को जीरो कर दोगे तो इंडिविजुअल का बिहेवियर आ जाएगा, अकेले का आ जाएगा, सब ऑटोमेटिक, है ना। इसी प्रकार अब कलांतर, तो परिणामी वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर, परिणामी वोल्टा व धारा की मध्य कलांतर, कलांतर अब सामने रहता ही है, इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। वोल्टा आगे चली गई, ये देखो वोल्टा आगे धारा पीछे, क्योंकि VOL ग्रेटर देन VOC है ना। तो कलांतर कितना 10 से निकाल दें, 10 फाई इज इक्वल टू लंब, लंब कौन है VOL माइनस, सॉरी L बड़ा नहीं आएगा, है ना, एक मिनट, ये सॉरी पेन ले लूं, VOL माइनस VOC, ये लंब है और ये आधार है, ये आधार है ना। वैल्यू पुट करोगे आप तो ये I0 XL, ये I0 XC
एक मिनट, सब छोटी छोटी मिस्टेक से डिजिटल बोर्ड्स में बड़ी प्रिकॉशन रखनी पड़ती। ये I0XC अपॉन I0R, I0 कॉमन आके कट ही रहा, तो सीधी सीधी बात है कि tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, है ना। ये सब इधर मेरे पास स्पेस बचती नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूं। XL का मतलब ओमेगा L और ये 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, है ना। यानी अब ये देखो फाई को थोड़ा यहाँ लिख लूँ, है ना, इसको पैक कर दूं इधर, ठीक है ना। अतः यहां से लिख दूं, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि चमक जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। यानी कलांतर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, या tan इनवर्स XL को ओमेगा L, ये 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये सब कलांतर आ गया, इसको इक्वेशन बी कह दीजिए, ठीक है। कलांतर में भी वही करेक्टर, ये सब यहाँ जगह नहीं थी, मैंने यहाँ ले लिया, दिख रहा है आपको। अब आपको इसमें भी मान लो इंडिविजुअल का बिहेवियर जानना है, पहले डबल का। जैसे आपको मान लो RL सर्किट का बिहेवियर जानना है कि RL सर्किट में कलांतर कितना होगा, तो XC0 कर दो। RL सर्किट का देख लो आप, ये XC0 करा, फाई बराबर tan इनवर्स XL अपॉन R रह जाएगा। XL अपॉन R किसमें कलांतर था, RL सर्किट में। अगर आप जानना चाहते हो RC सर्किट में कलांतर कितना है, तो XL को 0 कर दो। अब देखो फाई बराबर tan इनवर्स माइनस XC अपॉन R आ जाएगा, माइनस आ गया ना, है ना। जैसे आपने XL को 0 किया, वोल्टा पीछे हो जाएगी क्योंकि RC रह गया, है ना। और RC में अपन जानते हैं C आ गया, तो C वोल्टा को पीछे धकेल देगा, और वोल्टा को पीछे धकेल देगा तो माइनस हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल का कलांतर जानना चाहते हो, यानी अकेले XL का, तो XC और R0 कर दो, कलांतर आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा तुरंत। इंडिविजुअल C के बारे में जानना चाहते हो तो XL और R को 0 कर दो, कलांतर 90 डिग्री आ जाएगा, माइनस 90 आएगा बाकायदा, देख लेना आप, माइनस लग रहा है। और XL XC को 0 कर दोगे तो कलांतर 0 आ जाएगा, यानी शुद्ध प्रतिरोध आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये RLC सर्किट की, देखो मैं आपको पन्ना चेंज कर देता हूं, है ना, पेपर चेंज करके दिखाता हूं, है ना। पहले धारा और लिख दूं, है ना, धारा और लिख दें, तो धारा पीछे है, अभी वापस दिखाता हूं आपको, है ना। ये देखो, एक मिनट, है ना। ये देखें, धारा पीछे, ये धारा थी, वोल्ट आगे, तो स्वाभाविक है धारा का ग्राफ है, धारा पीछे दिखानी पड़ेगी अपने को, तो ये सब धारा पीछे, है ना। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, ठीक है सर। परिपथ में धारा कितनी, I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई, है ना सर। देखो धारा पीछे होगी, तो सब ये RLC सर्किट का बिहेवियर है ना। अब क्योंकि अलग अलग जगह पर चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं, तो मैं सब चीजों को पहले एक जगह ले दूं, ग्राफ रोक देता हूं, ग्राफ, क्योंकि अभी अपने को टाइम लग जाएगा RLC सर्किट में, और मैं RLC सर्किट में ठहराव चाहता हूं आपका, है ना, थोड़ा सा आपका ठहरना हो जाएगा RLC सर्किट में, तो आपका फायदा हो जाएगा। हो सकता है फिर आपको बाकी के सर्किट याद नहीं रखने पड़े, तो मैं आपको एक बार ढंग से समझा देता हूँ और ग्राफ को रोक देता हूँ आज, है ना। ग्राफ को नेक्स्ट एपिसोड में ले लूंगा मैं, RLC का ग्राफ है, तो वापिस नेक्स्ट एपिसोड में आते ही अपने को RLC रिपीट हो जाएगा, रिपीट होगा तो अपने फायदे में रहेगा, है ना, अपने को प्रॉफिट रहेगा। और फिर मैंने आपको कह भी दिया ना कि हर बार कई चैप्टर में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाए वो जरूरी नहीं होता। हालांकि RLC सर्किट वगैरह के ग्राफ का महत्व तो इतना नहीं है, लेकिन महत्व इस सेंस में समझ लो आप, यह बढ़ जाता है कि सब जब इतनों के बनाए तो इसके क्यों नहीं बनाए, है ना, कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या है, बनाना तो है ही सही। तो सब मैं ग्राफ को रोककर आपको बात को ढंग से समझा देता हूं, है ना। तो सब मैं वापस सबको लिख के और फिर आपको दिखाता हूं। ये RLC सर्किट अपन ने क्लोज कर लिया, तो देखो
RLC सर्किट में, है ना। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना। RLC सर्किट में प्रतिबाधा कितनी, Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आप चाहें तो XL XC को लिख सकते हैं, यानी R स्क्वायर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये तो आ गया आपका प्रतिबाधा, ठीक है। कलांतर फाई बराबर RLC सर्किट में कलांतर आता है tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, यानी tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये भी धारा आपके इस पेज पे है इसे, तो धारा को मैं लिखना नहीं। अब मैं यूं कह रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण के लिए, यानी फॉर एग्जाम्पल। अब मेरी बात को यहां समझ लेना सब, एक समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल RL सर्किट के लिए, है ना, RL सर्किट के लिए। अब RL सर्किट के लिए XC बराबर क्या कर दो साहब, 0 कर दो, क्योंकि आप RL सर्किट कह रहे हो ना। तो RL सर्किट कहने का मतलब ये हुआ कि साहब XC नहीं है, संधारित्र नहीं है। अब देखो सब चीजें आपके सामने वैसी की वैसी आ जाएंगी। ए से समीकरण ए से देखो, Z इज इक्वल टू प्रतिबाधा R स्क्वायर, XC 0 हो गया तो प्लस XL स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। देख लो सब, यही RL सर्किट की प्रतिबाधा थी। कलांतर देखें, B से कलांतर देख लें। फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC, तो XL तो हट ही गया, XL अपॉन R, यानी tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R, ठीक है। अब आप RL सर्किट को देख लो जाके। RL सर्किट की प्रतिबाधा यही निकलेगी और RL सर्किट का कलांतर यही निकलेगा। धारा, अब आप RL सर्किट है ना, RL सर्किट है तो L है तो वोल्ट आगे रहेगी, मतलब धारा पीछे रहेगी। धारा ऐसी कैसी लिखाई में आ जाएगी, क्योंकि धारा पीछे 90 हो ही नहीं सकता, क्योंकि R भी मौजूद है ना। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए अपन कहें फॉर एग्जाम्पल, है ना, RC सर्किट के लिए, RC सर्किट के लिए। अब आप RC सर्किट की बात करोगे तो अब XL बराबर क्या कर दें, 0 कर दें। देखो ऐसे देखो प्रतिबाधा आ जाएगी Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस, आपने XC 0 कर दिया, माइनस XL 0 कर दिया, माइनस XC का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, यानी R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये आ गया सब। B से कलांतर, है ना, फाई, अब XC 0 कर दो, XL 0 कर दो, ये XL 0 कर दिया, कलांतर माइनस में आ गया अपने आप। ये देखो माइनस XC अपॉन R, यानी tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन ओमेगा CR। अब ये तो अपन ने इसी लेक्चर में किया है ना, तो देखो इसी लेक्चर में दिखाता हूं मैं आपको। ये इसी लेक्चर में आप देख लो, ये रहा कलांतर, अपने माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब वोल्टा पीछे है, प्लस का मतलब वोल्टा आगे। ये देखो वही XC अपॉन R 1 अपॉन ओमेगा CR। Z देखना चाहते हैं आप तो ये Z देख लें, है ना। एक मिनट, Z मैंने यहां भी निकाल रखा होगा ना,
ये देखो जेड निकाल रखा, ये निकाल रखा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अभी हमने जो करके दिखाया उसमें देख लो आप, ये देख लो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक इंडिविजुअल का ही बता देता हूं, है ना। अब सब शुद्ध एल के लिए कर लेते हैं, तो सब ओनली प्योर एल, है ना, यानी ओनली प्योर कोयल। अब आप समझ जाना, या लिख देता हूं, चलो मैं, है ना, 2 मिनट का ही तो काम है, तो उसको लिख देता हूं, प्योर कोयल, है ना। ये सब ओनली प्योर कोयल। कोयल का मतलब इंडक्टेंस है ना, इंडक्टेंस कुंडली के लिए। अब जब केवल कुंडली के लिए बात कर रहे हो तो आर को भी 0 करो, वह एक्सी को भी 0 करो। अब आर व एक्सी को 0 करोगे तो अब केवल क्या रहेगा, केवल एक्सएल ही रह गया, यानी एल ही रह गया। देखो अब ऐसे देखो, ऐसे जेड बराबर, आपने ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, तो रूट एक्सएल स्क्वायर, रूट एक्सएल स्क्वायर मतलब एक्सएल, है ना। यहां पे आर 0 कर दिया, एक्सी 0 कर दिया, तो ओमेगा एल स्क्वायर का रूट यानी ओमेगा एल। ये आ गया सब केवल शुद्ध एल में। कलांतर देखो 20 से, है ना, 20 से कलांतर देखें 5, tan इनवर्स, है ना। अब r बराबर 0 है, ठीक है ना, ये रहा r बराबर 0 बटे में 0 तो इन्फिनिटी आ गया, और tan अनंत का मतलब कितना होता है, π/2। तो देखो कलांतर ऑटोमेटिक 90 डिग्री आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इंडिविजुअल को तो ठीक है सीख ही रहे, सीखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन फिर भी हम ये देखें कि हमें आरएल सर्किट की वैल्यूज पता हो, आरएलसी सर्किट की, तो आरएलसी सर्किट की पता वैल्यूज से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। सब कुछ का मतलब जोड़े यानी पेयर निकाल सकते हैं, ये आरएल सर्किट, ये आरसी सर्किट, और ये इंडिविजुअल अकेला कोयल वाला सर्किट। तो ये सब आरएलसी सर्किट हुआ। मैंने आपको बताया कि आरएलसी सर्किट पर कमांड रखिए। आरएलसी सर्किट के कमांड रखने से आपको इंडिविजुअल भी मिल जाता है, पेयर भी मिल जाता है। तो स्वाभाविक है ये याद रखना चाहिए। यानी एक बार के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि यार फिर इतना क्यों पढ़ें, बस केवल इंडिविजुअल आर पढ़ लें, इंडिविजुअल एल पढ़ लें, इंडिविजुअल सी पढ़ लें और आरएलसी पढ़ लें। तो वास्तविकता में आप सही सोच रहे हैं कि हमें 3 परिपथ ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अब सिलेबस से चेंज होते रहते हैं, हमें उससे डबल पढ़ने से भी क्या, हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है, कोई उसमें ये तो नहीं कि दिक्कत होगी। तो पढ़ तो हमने सभी लिए, अब एलसी तो छूटा, एलसी भी आगे देख लेंगे, पर अब मैं सब किससे बता दूंगा, आरएलसी से बता दूंगा। इसके ग्राफ बच्चों बाकी रहेंगे, तो कल जैसे जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम, आते वापस में लिख दूंगा, ग्राफ बना दूंगा, रिपीटेशन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। फिर आरएलसी सर्किट से अब आगे की बातें चलेंगी, क्योंकि सर्किट का एनालिसिस तो ये खत्म हो गया है ना। मैं एक बार हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से, ताकि आपको सारा एकदम स्टिल करके आप रोक के देख लें ना। तो सब आपको ये सब चीजें वापस कल एक बार के लिए आरएलसी सर्किट का रिपीटेशन करके ग्राफ बनाऊंगा, तो एक चीज एक बार फिर वापस सामने आ जाएगी। तो परिपथ का विश्लेषण तो खत्म हो चुका है एक तरह से देखे तो। अब परिपथों से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो अगले अपन लेक्चर में करेंगे, है ना। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।